हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी रीड कर रहे थे। कल हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ाया था। क्लास 6 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सौरमंडल और पृथ्वी ज्योग्राफी का था। ज्योग्राफी चल रहा था। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, तारामंडल क्या है, तारा क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है, ग्रह का निर्माण कैसे होता है, तारे का निर्माण कैसे होता है। एक एक बेसिक स्तर हमने बता दिया था। अभी जब हम खगोल विज्ञान पढ़ाने लगेंगे तो खगोल विज्ञान में सारी चीज़ें विश्लेषणात्मक के तौर पर बहुत विस्तृत तौर पर आएंगी। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी है, लेकिन क्लास 6 का स्टैंडर्ड जितना था उतना हमने बताया था। तो आज हम उसी क्रम में एनसीईआरटी के ही क्रम में क्लास 7th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हमने लिया है, पर्यावरण। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक अलग सब्जेक्ट ही है जो यूपीएससी या हर प्रतियोगी परीक्षाओं में है। इसके अलावा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो वार्षिक रिपोर्टें आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की कोई अलग एनसीईआरटी नहीं होती। ये आपको क्लास 7th की जियोग्राफी, क्लास 9th की जियोग्राफी में कुछ पार्ट, क्लास 11th की जूलॉजी की एनसीईआरटी में कुछ पार्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अदर किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अलग से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की नहीं आती है। तो इस आधार पर पर्यावरण क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, कितना कवर करना है, कितना नहीं, वो हम देखेंगे। तो क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम पढ़ाने चल रहे हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर का जो टाइटल है, शीर्षक है पर्यावरण। पर्यावरण आप लोग शुरू से या बचपन से ही पर्यावरण के बारे में सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण को डिफाइन अगर करना हो तो उसकी परिभाषा अलग है। पर्यावरण अगर कहा जाए तो सबसे जो बेसिक परिभाषा है, बेसिक डिफिनीशन है, पर्यावरण। वर्ण का मतलब होता है ढकना, और पर्या मतलब चारों ओर। मतलब हम जहां पर खड़े हैं उसके चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब पर्यावरण है। लेकिन यह क्लास कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ाया जाता है हम लोगों को। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? जो चीज हम चारों तरफ अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो पर्यावरण है। एक पर्यावरण और एक पदार्थ, ये दो परिभाषाएं लड़का बचपन से पढ़ता है, और कक्षा 12 क्या, वो अदर जगह भी वैसे पढ़ता रहता है। पदार्थ क्या है? जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो सब पदार्थ है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों तरफ जो कुछ भी पाए जाते हैं वो सब पर्यावरण है। लेकिन इसकी एक्चुअल डिफिनीशंस क्या होती है, साइंटिफिक डिफिनीशंस क्या होती है, जहां आपको आंसर लिखना है, जहां कंपटीशन में आपको बताना है, वहां पर इसको क्या कैसे व्यक्त करना है, वो सब हम देखेंगे आज। तो जैसा यहाँ पर लिखा है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण कहते किसे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका घटक क्या है, ये सब हम देखते हैं। यहां पर हमने लिखा है पर्यावरण जीवन का मूल आधार है। बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जीवन हमारा जिससे चलता है, वही पर्यावरण है, जीवन का मूल आधार। अब पर्यावरण हमने एक लाइन में बताया, पर्यावरण जीवन का मूल आधार है। हमने परसों के लेक्चर में बताया था कि एनसीईआरटी को क्यों और कैसे, कहाँ कितना पढ़ना है, कैसे उसको रीडिंग करना है। तो पर्यावरण क्या है? जीवन का मूल आधार है। अब इसमें समझने लायक क्या है, मूल आधार क्या होता है, तो ये देखते हैं। मूल आधार यहां पर लिखा गया है। मूल आधार, मूल आधार है क्या? क्यों उसको कहा गया कि मूल आधार है? क्यों? क्योंकि एक इंसान की आवश्यकता क्या होती है, एक जीव की आवश्यकता क्या होती है, इंसान की जो आवश्यकता है वो क्या है? सबसे बड़ी चीज, इंसान किस पे, इंसान हो या कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी हो, वो किस पे डिपेंडेंट रहता है? सबसे बड़ी चीज कि वो सांस लेता है। और हमको सांस कहाँ से मिलता है? वृक्षों से। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं हमको सांस किससे मिलता है? वृक्षों से, पेड़ों से, पौधों से। पानी, सांस अगर हम ले लिए तो पानी हमको कहाँ से मिलेगा? पानी हमको जल के स्रोतों से मिलेगा। जल के स्रोत क्या है? नदी है, तालाब है, कुआं है। नदी, तालाब, कुआं। अभी ये सब एनसीईआरटी में आएगा, नदी, तालाब और कुआं। ये आगे की एनसीईआरटी क्लास 8, क्लास 9 संसाधन और विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स में आएंगे, इसलिए अभी से ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जो कुआं है, जो हम पानी पीने योग्य होते हैं, वह जमीन के भीतर से आता है। क्यों? क्योंकि जमीन के भीतर जो जल होता है वह रिस रिस करके जाता है।
अभी जल का रिसना और जल कैसे जमीन में के अंदर जाता है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर कैसे जमीन से जल ऊपर आता है, कैसे नलकूप में जल आ जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट अभी आगे आएंगे। इसलिए अभी केवल इतना समझिए। तो नदी, तालाब, कुआं ये सब पानी के स्रोत हैं। अब हमको क्या मिला? भोजन। भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कक्षा 6 की एनसीईआरटी की साइंस हमने पहला लेक्चर जब लिया था तो बताया था, भोजन हमको पेड़ पौधों और कहाँ से मिलता है? जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और इन सब से मिलता है। ठीक है, यही दो हमारे भोजन के स्रोत होते हैं। आवास, रहने के लिए हमको घर चाहिए, तो रहने के लिए हमको मकान चाहिए, घर चाहिए। ये कहाँ मिलता है? जमीन। ठीक है, तो ये सब जो है, इसीलिए ये जीवन का मूल आधार है। यहां पर हमने लिखा है जीवन का मूल आधार। तो मूल आधार क्यों है, कैसे है? आपने ये देखा क्यों है? क्योंकि जीव जंतु और मनुष्यों को जीने के लिए सांस, पानी, भोजन, आवास की आवश्यकता होती है। और ये कहां से हमको प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? वृक्षों से हम सांस लेते हैं, नदी, तालाब, कुआं से हम पानी पाते हैं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, और जमीन जो कि पृथ्वी से मिलती है वो उस पर हम मकान बनाते हैं, आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो इसीलिए ये हमारे बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमारा मूल आधार डिपेंडेंट करता है। तो ये पर्यावरण इस तरीके से हमको पढ़ना है एनसीईआरटी, इस तरीके से हम अपना लेवल जो है उठाएंगे। फिर आता है पर्यावरण के घटक। ठीक है, पर्यावरण के घटक कौन से हैं? ये अभी हमने सीखा क्या पर्यावरण क्या है। अब मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव कैसे किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण ये सब है, ये जो हमने बताया। क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं हो पाता है। प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल जो होता है वो स्वयं से बनता है। जैसे वृक्ष है, क्या वृक्ष का निर्माण मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। नदी का निर्माण मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तालाब, कुआं, तालाब मनुष्य, आजकल मानव निर्मित तालाब बनने लगे हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु का निर्माण मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जिन वस्तुओं या जिन पदार्थों का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं होता है वो सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य ने बदलाव करना शुरू कर दिया। जैसे मनुष्य ने कार बनाना शुरू कर दिया, मिल बनाना शुरू कर दिया, कारखाना बनाना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया। ये जो मनुष्य पर्यावरण में बदलाव कर रहा है इसके द्वारा प्रदूषण हो रहा है। तो ये प्राकृतिक प्रदूषण के स्रोत है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो गया, प्राकृतिक प्रदूषण के स्रोत है। प्राकृतिक प्रदूषण के स्रोत, इनके द्वारा क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक जो पर्यावरण है यानी वृक्ष, नदी, तालाब, ये सब कुआं वगैरह, ये सब प्रदूषित होते हैं। तो मनुष्य अपने जो प्राकृतिक पर्यावरण में इसी तरीके से बदलाव करता है, कुछ निर्माण करता है। मनुष्य के द्वारा निर्माण की गई कोई भी वस्तु प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण का स्रोत बनती है। इसीलिए मनुष्य जो रचनाएं करता है वो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण का स्रोत बन जाती है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पे, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, किन किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। जैसे पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में हमने बताया कि जहां से हमको विशाल मात्रा में जल की प्राप्ति होती है वो जलमंडल कहलाता है, और जहां से हमको विशाल मात्रा में वायु की प्राप्ति होती है वो वायुमंडल कहलाता है। और जहां पर हम रहते हैं विशाल मात्रा में चट्टान, खनिज वगैरह ये सब मिलती है, ये स्थल मंडल कहलाता है। और इन तीनों को मिलाकर के जैवमंडल बनता है। इसी जैवमंडल में हम सजीव निवास करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, ये है फिगर, ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा वायुमंडल का हो गया। पृथ्वी में जलमंडल भी है, समुद्र वगैरह, नदी वगैरह, तालाब, जितने भी जलमंडल हैं, जितने भी जल के स्रोत हैं वो सब जलमंडल के अंतर्गत आ गए। फिर स्थल मंडल हो गया। अब इन तीनों को मिलाकर के क्या हो गया? जैवमंडल हो गया। इसी जैवमंडल में मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये सब निवास करते हैं। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया।
अब दूसरा है मानव निर्मित। मानव क्या बनाता है? मानव ठीक नेचर के विपरीत काम करता है, इसीलिए मनुष्य का हर समय पतन होता रहता है। कैसे? मनुष्य ने पार्क बनाया, पुल बनाया, पुल बनाएगा तो नदी का प्रवाह रोक करके बनाएगा, जाहिर सी बात है। सड़क बनाएगा तो कुछ न कुछ विनाश करके ही बनाएगा। इमारत बनाएगा, उद्योग लगाएगा, कल कारखाने लगाएगा तो उससे धुआं निकलेगा। और आजकल की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह यही है, उद्योग हो गया, कारखाना हो गया, मिल हो गया, जो भी धुएं के स्रोत हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्रोत जिससे किसी भी मात्रा में धुआं निकलता है। क्यों? क्योंकि धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह वगैरह बहुत ही हानिकारक विषैली गैसें होती हैं। ठीक है। जब तक उद्योग, आप खुद कल्पना कीजिए, जब तक उद्योग नहीं थे, कल कारखाने नहीं थे, तब तक अस्पताल भी नहीं थे, तब तक मनुष्य का जो जीवन था 100 वर्ष का था। क्यों? क्योंकि धुआं रहित जिंदगी थी। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति हुई, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे। हालांकि विकास आवश्यक होता है, विकास नो डाउट विकास करना चाहिए, लेकिन विकास इस मात्रा में नहीं करना चाहिए कि पूरी सृष्टि को ही चेंज कर दे। अब मनुष्य ने क्या काम किया? उद्योग लगाया, कल कारखाने लगाए, विभिन्न प्रकार के और उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तरह तरह के नए इन्वेंशन हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? एक तरफ तो आप विकास कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? कोई भी धुएं का स्रोत का इंतजाम आपने नहीं किया। तो अब कुछ जगहों पर जब इससे क्या हुआ कि 100-200 साल 1700 में क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो 1700 के बाद जो है ये 2023 चल रहा है। लगभग 250 से 300 वर्षों में आप देखेंगे कि समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ गया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तटीय नगर कितने डूब गए, कितने ऐसे द्वीप हैं जो डूब गए, और कितने ऐसे द्वीप हैं जो डूब रहे हैं। हर दिन मीटिंग हो रही है, कहीं G20 की मीटिंग हो रही है, कहीं G7 की मीटिंग हो रही है। आर्थिक उपादेयता से ज्यादा अब लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, केवल बात करते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ लागू नहीं होता। अगर यही इंतजाम हरित टेक्नोलॉजी का अधिकतर प्रयोग हो रहा है, तो हरित टेक्नोलॉजी यहीं से निकल करके आता है कि मानव जो भी चीज बना रहा है वो प्रदूषण का एक स्रोत लेकर के आता ही आता है। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। पर्यावरण के प्राकृतिक निर्मित जो पर्यावरण होता है उसमें प्रदूषण नहीं होता, और जो मानव निर्मित पर्यावरण होता है उसमें सब सारी जितनी भी गंदगी होती है सब मानव निर्मित पर्यावरण में ही होती है। एक लाइन में आप समझ लीजिए। ये हो गया पर्यावरण के घटक। एक और घटक होता है जीवी घटक, अजीवी घटक। तो जैसे जीवी घटक, अजीवी घटक, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जीवी घटक मतलब होता है सजीव प्राणियों का संसार, जिसमें प्रकृति के द्वारा बनाया गया पादप और जंतु होता है। तो अजीव घटक, यहाँ पर परिस्थितियां भी लिखी हुई हैं, तो आप उसको घटक भी बोल सकते हो, परिस्थितियां भी बोल सकते हो, तथ्य भी बोल सकते हो। तो जो अजीव परिस्थितियां होती हैं वो निर्जीव पदार्थों का संसार होता है। निर्जीव पदार्थ मतलब जिसमें कोई जान ना हो, जो निर्जीव अवस्था में हो। तो ये है प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, जीवी पर्यावरण, इसको आप जीवी भी कह सकते हो, ये सजीव प्राणियों का जो संसार है। अब हम आते हैं पर्यावरण की उत्पत्ति कैसे हुई। पर्यावरण की उत्पत्ति जो है, पर्यावरण का इंग्लिश शब्द इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंच शब्द होता है, फ्रेंच शब्द एनवायरोनियर। ठीक है, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है। पर्यावरण जो है एनवायरोनियर, ठीक है, तीसरी बार मैं नाम ले रहा हूं, एनवायरोनियर। एनवायरोनियर का मतलब क्या होता है? पड़ोस। तो ये फ्रेंच शब्द से पर्यावरण की उत्पत्ति हुई है। अब प्राकृतिक पर्यावरण, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से घटक शामिल हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में आपका भूमि आ जाता है, जल आ जाता है, वायु आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाते हैं, और जीव जंतु आ जाते हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। इसके अलावा जो आपकी जानकारी में है सजीव वस्तु जिनकी रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब प्राकृतिक पर्यावरण में ये आ गया। मानव निर्मित जो प्राकृतिक परिघटना है वो दो तरीके की होती है, एक जीवी और एक अजीवी। जीवी में अभी हमने क्या बताया? प्राकृतिक प्राणी, सजीव प्राणियों का संसार होता है, उसमें पादप और जंतु होते हैं। अजीव परिस्थितियों में क्या होता है? निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल हो गया। अब पर्यावरण की परिभाषा आप दो, यहां पर हमने बेसिक समझाया था। अब पर्यावरण की परिभाषा क्या आप बताएंगे? जीवित प्राणियों के चारों ओर स्थान, वस्तु, प्रकृति
को ही सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, ये इतना फिगर जो हमने खींचा है समझाने के लिए खींचा था। तो पर्यावरण क्या होता है? प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। और स्टैंडर्ड होता क्या है? एक, जब आप कोई पहली बार परिभाषा देते हो तो उसको बेसिक क्लियर करते हो। यहां तक आने में आपको जो बेसिक फंडामेंटल था वो सब क्लियर करना था, इसलिए हमने बेसिक फंडामेंटल लिखा था। अगर आपको कुछ भी ना आए, जैसे होता क्या है, तो 4-6-10 लोग बैठे रहते हैं तो कटबैठिया सवाल करते हैं, कुछ भी ना आए तब आप बोल सकते हो जीवन का मूल आधार पर्यावरण होता है। अब अगर आपको लिखना है, कहीं मेंस वगैरह में किसी को बताना है, तो पर्यावरण की परिभाषा आप इस तरीके से दोगे, पर्यावरण प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। क्यों हमेशा क्यों कह रहे हैं कि प्राकृतिक, जो पर्यावरण होता है वह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है? क्योंकि पर्यावरण में प्राकृतिक चीजें भी सम्मिलित हैं, प्राकृतिक वस्तुएं भी सम्मिलित हैं, और मानव निर्मित परिघटनाएं भी, मानव निर्मित परिस्थितियां, मानव निर्मित संरचनाएं भी सम्मिलित होती हैं। कैसे? जो प्राकृतिक परिघटना होती है वो दो तरीके की होती है, जीवी सजीव प्राणियों का संसार, अजीवी निर्जीव पदार्थों का संसार। जैसे स्थल, तो जीवित प्राणी कहां पे रहता है? स्थल पे रहता है। ठीक है, अजीवी परिस्थितियों पर जीवित प्राणी स्थल पर निवास करता है, और उस स्थल के चारों तरफ क्या होता है? प्रकृति रहती है। प्रकृति मतलब क्या? सजीव प्राणियों का संसार, पादप और जंतु रहते, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, ये सब रहते हैं, ये प्रकृति हो गई। मानव निर्मित परिघटना भी रहता है, मकान है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, वगैरह वगैरह संरचनाएं हैं, तो ये भी रहते हैं। इंसान यहाँ पर खड़ा है, उसके चारों तरफ ये इंसान है, और उसके चारों तरफ जो है यहाँ पर प्रकृति है, यहाँ पर मानव निर्मित परिस्थितियां हैं। तो इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे या पर्यावरण कहते हैं। तो अब पर्यावरण की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि किसी सजीव या जीवित प्राणी के चारों तरफ प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण ही हमको पर्यावरण कहलाता है। और मानव निर्मित परिघटना क्या होती है? मानव की परस्पर परस्पर क्रियाएं, जैसा कि अभी हमने बताया, परस्पर क्रियाएं मतलब मानव की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां करता है, खाना, पहनना, सोना, उठना, बैठना, ये सब उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई संरचना, कार, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, ये सब ये सब मानव, ये सब क्या हो गया? उसके द्वारा बनाई गई संरचना या मानव के द्वारा बनाई गई संरचना हो गया। तो इन्हीं दोनों तथ्यों को मिलाकर के क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। अब इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा गया है स्थल मंडल। काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल, चूंकि अभी हम बेसिक स्तर पर जो क्लास 7 का जितना स्टैंडर्ड है उतना बता रहे हैं, अभी क्लास 8, 9, 10, 11 यूपीएससी और महेश बर्णवाल जितना भी पढ़ाएंगे, इन सब में ये स्थल मंडल व्यापक रूप से आएगा। इसलिए चिंता या तनाव लेने की कोई बात नहीं कि ये टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। एक एक जैसे जैसे आप अगले क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें चीजें ऐड होती चली जाएंगी। तो जितना है उतना हम समझा रहे हैं। जैसे स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत है। इसको क्या क्या कह सकते हो? जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया, आपको बताना है, तो स्थलमंडल क्या कहते हो? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत है। यह चट्टान और खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न विषम स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थल मंडल खनिज संपदा का एक स्रोत भी होता है। अब हम एक एक चीज की व्याख्या करेंगे, एक एक चीज कैसे कैसे होता है। जैसे अब आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल में जितना भी यहाँ पर लिखा गया है उतना बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो स्थल मंडल का विषय में हमने क्या बताया? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी सतह चट्टान खनिजों से बना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको फिगर के रूप में समझाएंगे। स्थल मंडल एक एक जो यहाँ पर जितनी विशेषताएं लिखी गई हैं सब यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। पहला विशेषता क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी सतह। ये जो आप पृथ्वी की ऊपरी सतह धरातल देखते हैं, जैसे हम एक कटलेट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये है मान लीजिए पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, ठीक है।
यही ऐसे ही होता है। जब आप पृथ्वी पे चलते हो ना तो ऐसे ही चलते हो। पृथ्वी की जो धरातल की आकृति दिखाई देती है समतल, वो ऐसे ही होती है। यही है पृथ्वी की ऊपरी सतह। तो ये किसकी बनी होती है? ठोस प्रॉपर्टी या कठोर? ये कठोर होती है। पहली इसकी विशेषता क्या है? यह कठोर होती है। कठोर ऊपरी सतह होती है। अगर कठोर ना होती तो क्या होता? अगर कठोर ना होकर के न होती तो क्या आज जितनी भी मानवीय गतिविधियां या कोई भी गतिविधि हो रहा है, हो सकता था? नहीं संभव था। इसीलिए ये कठोर हुआ। और भी कारण है, जब हम लोग स्थल मंडल पढ़ने लगेंगे विस्तार पूर्वक क्लास 11th के एनसीईआरटी में, तो वहां पढ़ेंगे इसके पृथ्वी की ऊपरी सतह के निर्माण होने में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है। अभी क्लास 7 पर इतना ही है, या एनवायरमेंट पढ़ते समय पढ़ेंगे। तो ये अभी बता दे रहे हैं, जो पृथ्वी की निचली सतह होती है, यानी यहां पर चट्टान और खनिज होता है। चट्टान और खनिज होता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है अंदर का, वो इंक्रीज होता जाता है। यहां पर पृथ्वी का मैग्मा होता है, ठीक है। ये अर्ध ठोस अवस्था में होता है, अर्ध धरातल अवस्था में होता है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है। तो ये पिघलते पिघलते ऐसे पृथ्वी से बाहर निकलता रहता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ज्वालामुखी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। तो यहां पर चट्टान विखंडित होते हैं, अपघटित होते हैं, तो उनके द्वारा यही पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण होता है, कठोर ऊपरी सतह का। वो किससे बना होता है? इन्हीं चट्टानों और खनिजों के विखंडन से बना होता है। ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये जो इस पर ऐसे मिट्टी रहती है ना, ये पतली परत होती है, मिट्टी की पतली परत, पतली परत से ढका होता है। अब दूसरा, इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न विषम स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। कभी आप इस पे जो है, इधर साइड से देखिए, कभी आप इस पे ऐसे ये पहाड़ देखेंगे, ठीक है। कभी आप इस पे पहाड़ देखेंगे, कभी ये ऐसे ही पठार देखेंगे, कभी मैदान देखेंगे। तो इस पे जो है कभी मैदान आप देखेंगे, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये इस पे मैदान हो गया। कभी आप इस पे ऐसे मैदान देखेंगे, कभी आप ऐसे घाटी देखेंगे, घाटी देखेंगे। ये सब क्या होती है? विषम स्थलाकृति होती है। तो ये विषम धरातल वाला स्थलाकृति होता है। इसके अलावा जो पृथ्वी की अन्य सतह होती है जिसपे हम मानव की गतिविधियां होती हैं, वो सब क्या है? जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के रहने के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यहां पर इतनी दूर पर कृषि हो रही है, ठीक है। यहां पर चारा स्थल है, चारा पशुओं को मिल रहा है। यहां पर मनुष्य ने अपना घर बनाया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि पृथ्वी की सतह पर ही क्या क्या संभव है? कृषि संभव है, चारा संभव है, घर बनाना संभव है, मानव की सारी गतिविधियां संभव हैं। इसके अलावा विषम धरातल की विषम आकृतियां हैं। यह खनिज संपदा का एक स्रोत होता है। जब आप इसके अंदर थोड़ा सा ड्रिल करेंगे, यहां पर खुदाई करेंगे, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जरा सा हम नीचे जाते हैं तो वहां पर खनिज संपदा की प्राप्ति होती है। अब खनिज संपदा जो होती है वो किस रूप में होती है? कच्चे अयस्क के रूप में होती है। कौन कौन सी खनिज संपदा होती है? लोहा, तांबा, जस्ता, टिन, ये सब होता है। लोहा, तांबा, जस्ता, टिन, तो ये सब क्या होता है? खनिज संपदा होती है। यही खनिज संपदा हम मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत काम आता है। तो आज हमने फ्रेंड्स क्या क्या सीखा? सबसे बड़ी चीज कि हम पूरा का पूरा स्थल मंडल क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब सीखे। फिर पर्यावरण का घटक सीखे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं पृथ्वी की जो सतह होती है उससे, उस पर कैसे कैसे क्या क्या निर्माण होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, सारी चीजें हम आपको लाइन टू लाइन आपको बताएंगे। ये समझ में आ गया? ठीक। अब जैसे हमको क्या क्या मिला? जो पृथ्वी की सतह होती है
ठीक है। पृथ्वी की जो सतह होती है उससे हमको क्या क्या मिला, पृथ्वी की सतह पर क्या क्या संभव है, पृथ्वी की सतह पर कृषि, ठीक है, मानव गतिविधियां, सारी मानव गतिविधियां, सभी मानव गतिविधियां में कौन कौन सी, कृषि, पशु चारा, घर, वन, आवास, जल, जितने भी मौलिक घटक होते हैं मानव की आवश्यकता के लिए, ये सब कहां पर मिलते हैं, पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं फ्रेंड्स। ये सब पृथ्वी की सतह पर ही प्राप्त होते हैं, पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर पहाड़, समुद्र, पहाड़, पठार, घाटी के अलावा क्या, विषम स्थलाकृति, मैदान, विषम स्थलाकृति जैसे मैदान, ये सब मिलता है। फिर इसके बाद इसी के सतह पर वन, जंगल, चारागाह, इसी की सतह पर क्या कहते हैं, नदी, झील, तालाब वगैरह ये सब मिलता है। इसी की सतह पर, सतह से नीचे थोड़ा जाएंगे जब आप, सतह से जब आप नीचे जाएंगे तो खनिज संपदा अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की सतह पर क्या क्या मिलता है, कृषि कर सकते हैं, मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, पृथ्वी की सतह पर ही संभव होता है, पृथ्वी की सतह के अलावा और कोई संभव नहीं होता। इस पर पहाड़, पठार, घाटी, विषम स्थलाकृति, मैदान पाए जाते हैं, वन, जंगल, चारागाह, नदी, झील ये सब पाया जाता है। सतह से नीचे जाने पर खनिज संपदा पाया जाता है। अब इसी का सम्मिलित रूप यही आपका स्थल मंडल कहलाता है फ्रेंड्स, स्थल मंडल, ये आपका स्थल मंडल हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो हमने आज क्या सीखा, मैं एक बार पूरा रिव्यू कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पर्यावरण क्या होता है, जो जीवित जीव होते हैं, जीवित जीव के चारों तरफ जो प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियां होती हैं, जो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाएं होती हैं, जो प्राकृतिक और मानवीय घटक होते हैं, उनका सम्मिश्रण या उनका आपसी मिश्रण ही पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। ये आपकी लिखने की परिभाषा हो गई, बताने की साइंटिफिक सत्य चीज की परिभाषा हो गई। जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, मानवीय क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, जो मनुष्य अपने जीवन काल में सारी गतिविधियों को करता है, जैसे घर बनाता है, गाड़ी चलाता है, दुकान खोलता है, खेती करता है, पशुओं को चराता है, विभिन्न प्रकार की जो भी क्रियाएं करता है, वो सब क्या है, मानवीय गतिविधियां हैं। अभी हम क्लास 11th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं, तो वो इसी में सम्मिलित है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण में कौन से घटक हैं, नदी, झील, समुद्र वगैरह, जमीन, ये सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो जिनकी रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, इन दोनों का आपसी मिलन या इन दोनों के मिश्रण से ही पर्यावरण बनता है। तो ये पर्यावरण के डिफिनीशन हो गए, पर्यावरण के घटक हो गए जीव, और पर्यावरण के जो परिस्थितियां, जीवी परिस्थितियां, अजीवी परिस्थितियां। अजीवी में निर्जीव आते हैं जिसमें जान नहीं होता है। जीवी परिस्थितियां क्या होती हैं, समुद्र, जीव जंतु, समुद्र कह रहे हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये जीवी परिस्थितियां हो गई। तो ये, और प्राकृतिक पर्यावरण भी हमने बता दिया, मानव परिस्थितियां भी बता दिया, मानव पर्यावरण भी बता दिया, जो मानव के द्वारा संरचनात्मक होते हैं। मनुष्य कैसे पर्यावरण बदलाव करता है ये भी हमने बता दिया, उसके द्वारा बनाई गई संरचना, जो मील, कारखाने, उद्योग धंधे, ये सब प्रदूषण के स्रोत हैं। तो ये मनुष्य पर्यावरण को प्रदूषण करता है। तो इसके स्थान पर उसकी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, हरित टेक्नोलॉजी। इस स्थान पर सुधार होना चाहिए ताकि हरित टेक्नोलॉजी का विकास हो, पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम हो और जनजीवन को खतरा कम से कम हो, सतत विकास हो। इसके अलावा पृथ्वी के कितने घटक होते हैं, यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। हमने स्थल मंडल में क्या पढ़ा, ठोस ऊपरी प्रॉपर्टी या ऊपरी सतह होती है, इस पर विषम धरातल होते हैं, इस पर
ऊपरी सतह पर मनुष्य की सारी गतिविधियां का अवलोकन होता है, सारी गतिविधियां इस पे पाई जाती हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी लाइक, एक भी सब्सक्राइब, एक भी कमेंट्स और एक भी कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और नए नए टॉपिक के साथ हम इसी तरीके से हाजिर होते रहेंगे। जीएस की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जीएस में सारी सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगा और पूरी तरीके से निःशुल्क है। आप लोग सब्सक्राइब और जितना हो सके करिए, करवाइए, जितना हो सके शेयर करिए, करवाइए, लाइक करिए, करवाइए, ठीक है। जहां कोई भी डाउट हो टॉपिक से, इसके अलावा भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, यूपीएससी के अलावा भी मैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूं, तो वो भी आप पूछ सकते हो, बेहिचक पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जहां कोई भी डाउट हो पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर्स में। थैंक्स एलाटा, थैंक्स।